50 लीटर पूरा ही बेटा जी दाले करेगी या जिंजर एले करेगी। जिंजर एले का मतलब क्या होता है कि अदरक का घोल। बिल्कुल सही कहा। अरे अदरक का घोल कॉन्डेंसेट्रॉन मेडिसिन का क्वेश्चन नहीं है, फार्मा का क्वेश्चन नहीं है भैया जी, यहाँ तो न्यूट्रिशन की बात हो रही है। मेट्रोनिडाजोल इस बहुत एक्शंस होते हैं बेटा जी, बहुत एक्शन होते हैं। एंटीबायोटिक एक्शन भी है, एंटी प्रोटोजोल एक्शन भी है। एंटीबायोटिक ऑप्शन में नहीं है। ए देगी, बी देगी, सी देगी या डी देगी। फटाफट बोलेगा कि राइट आंसर क्या होगा। पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग था। नोजिया वोमिटिंग क्या है? नोजिया वोमिटिंग था और 4 घंटे तक उसने नहीं खाया। अब पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग नहीं है, अब देने की बात कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा जी, याद रखेगा। चलेगा कि डी होगा, डी होगा। भागेश कुमारी जी कह रहे हैं ए होगा। द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर इज डी, जिंजर एले दिया जाएगा। देखिएगा बेटा जी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है डियर। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि पेशेंट जब भी नोजिया वोमिटिंग से सफर कर रहा था, जी हाँ, नोजिया वोमिटिंग से सफर कर रहा था और 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया पिया, नथिंग, ना फूड और ना लिक्विड। इसका मतलब उसने कौन सा स्टेटस अपना लिया? एनपीओ स्टेटस रखा है। कितनी देर तक रखा है? 4 घंटे तक। अरे पेशेंट खुद एनपीओ रह गया। और एनपीओ स्टेटस जब भी हटाते हैं तो आप सभी को पता है सीक्वेंस क्या होता है सर। सबसे पहले लिक्विड लेते हैं, उसके बाद सेमी सॉलिड देते हैं और सबसे लास्ट में क्या लेते हैं? जी हाँ, सॉलिड लेते हैं। लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड लिया जाता है। ये एक ऐसी डाइट है बेटा जी, बोलेगा सर दिस इज लिक्विड डाइट। ये लिक्विड डाइट होगी बेटा जी, ये सेमी सॉलिड टाइप की डाइट होगी या लिक्विड डाइट में कैसे काउंट कर सकते हैं? दिस इज सॉलिड डाइट, ये सॉलिड डाइट होगी, ये सॉलिड डाइट होगी भैया। आपको सबसे पहले नॉर्मल लिक्विड डाइट परोसनी है, इसलिए जवाब क्या आएगा? आपका जवाब जिंगर एले आएगा। अगर सुनिएगा, अगर क्वेश्चन लिखा क्या आता कि प्रिवेंशन हो, अगर क्वेश्चन लिखा आता कि रोजाना हो रही है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता, अगर क्वेश्चन इस प्रकार होता बेटा जी कि डेली मॉर्निंग में नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, डेली मॉर्निंग नोजिया वोमिटिंग, रोजाना सुबह सुबह उसको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है और इसको प्रिवेंट करना है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे? अगर रोजाना सुबह सुबह नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाएगा? तो आपका जवाब आता ड्राई टोस्ट दिया जाएगा। देन योर आंसर विल बी ड्राई टोस्ट। रोजाना सुबह सुबह होता है, अगर रोजाना सुबह होता है तो उसको रोकने के लिए, अच्छा सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बेटा जी हिंदी में कहा जाता है अदरक का घोल, हिंदी में कहते हैं अदरक के पानी का घोल। ओके डियर, तो याद रखेगा अगर डेली मॉर्निंग में हो रही, जैसे आप सभी जानते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर यानी ज्यादा होना, इमेसिस यानी वोमिटिंग होना, उल्टी होना, और कब होना? अरे जब महिला पेट से हो। ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में बहुत ज्यादा वोमिटिंग नोजिया होना नॉन एज ए हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। और सबसे ज्यादा कब होता है बेटा जी? ये भी सबसे ज्यादा मॉर्निंग टाइम में होता है। तो इस केस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? ड्राई टोस्ट का काम में लिया जाता है। ओके डियर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलेगा, शाबाश भैया। इसी तरह एक एक कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करते चलेंगे और याद रखेगा वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन दुनिया कहेगी अरे भैया एक साथ इतने लोग नॉर्थ सेट में। चलेगा, जबरदस्त तरीके का साथ दीजिएगा बेटा जी, और आपके जितने भी साथी लोग उन सबको रिक्वेस्ट कीजिएगा जुड़ने के लिए। हमारा मकसद याद रखेगा, आप समझ सकते हैं कि हम जो 2 सेशन ले रहे हैं रात को 9 से 10 वाला और आपका ये नॉर्थ वैक्सीन, हमारा एकमात्र उद्देश्य मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाना है। जब तक ये कोविड फेज चल रहा है, आप पढ़ाई से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, आपको वापस पटरी पे लाना, और पटरी पे लाना ही नहीं है, आपकी ट्रेन को इतनी तेजी से दौड़ाना कि आप नॉर्थ साइड पार कर जाएं, ये हमारा मोटिव है। सो मैक्सिमम लोगों को क्या कीजिएगा बेटा जी, गिरी जिंगर नहीं है, जिंगर का पानी है, जिंगर का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। आगे क्या कह रहे हैं? The nurse is caring for a client। चलेगा, आपका चाइल्ड का क्वेश्चन हो गया, गैस्ट्राइटिस का क्वेश्चन हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का क्वेश्चन हो गया, और बात आ गई है पेप्टिक अल्सर की। क्या कहा जा रहा है? The nurse is caring for a client with a peptic ulcer। चलेगा, पेप्टिक अल्सर की थोड़ी छोटी मोटी जानकारी दे दूं बेटा जी, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे। पहले पेप्टिक अल्सर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। जी हाँ, बीमारी का नाम क्या होगा सर? पेप्टिक अल्सर डिजीज, PUD। पी का बोले तो पेप्टिक, पेप्टिक बोले तो HCl, अल्सर यानी म्यूकोजा का इरोजन हो जाना, और डिजीज जीआईटी की म्यूकोजा का इरोजन हो जाना, कहीं से भी जीआईटी की म्यूकोजा उखड़ जाना, किसकी वजह से? HCl की वजह से। तो बीमारी क्या कहलाती है? पेप्टिक अल्सर डिजीज कहलाती है। कहां होता है HCl? HCl कहां होता है सर? HCl तो स्टमक में होता है। बिल्कुल सही कहा, HCl तो पाया जाता है स्टमक में। तो स्टमक में अल्सर क्यों नहीं करता सर? स्टमक में अल्सर इसलिए नहीं करता है क्योंकि स्टमक में म्यूकस की सब लेयर होती है, म्यूकस का कवर रखा रहता है, जेल होता है म्यूकस। अच्छा, ये HCl इसोफेगस में क्यों नहीं जाता सर? यहाँ पे लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर है, लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर है जो हर समय बंद रहता है और ये HCl को लौटने नहीं देता, इसलिए इसोफेगस में अल्सर नहीं होता। अच्छा, ये खाना डिओडिनम में तो जाएगा ही जाएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाएगा ही जाएगा ना HCl।
HCl, बिल्कुल सर HCl स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर क्यों नहीं करेगा सर? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा तो इधर से एक भाई साहब भागे दौड़े चले आएंगे जिनका नाम क्या होगा, जो लीवर में बनते हैं, गॉल ब्लैडर से स्टोर होते हैं, लीवर में इनका फॉर्मेशन होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। कौन से भाई आएंगे सर? बाइल आ जाएगा। यहाँ दादाजी की एक छड़ी पाई जाती है जिसे कहते हैं पैंक्रियाज, उससे कौन सा जूस आ जाएगा सर? पैंक्रेटिक जूस आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा। और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड भी तो जूस रिलीज करेगी, बिल्कुल रिलीज करेगी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। और मैं यूजुअली इन्हें त्रिदेव बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा जी? त्रिदेव। याद रखेगा, जब भी इधर से HCl वाला खाना आएगा, HCl वाले खाने को किस नाम से बोला जाता है? स्टमक से आने वाले एसिडिक फूड को काइम के बोला जाता है। काइम, जी हाँ, काइम बोला जाता है। जब एसिडिक काइम यहाँ आएगा, कैसा खाना आएगा? एसिडिक फूड आएगा, HCl वाला एसिडिक फूड आएगा। तो ये तीन त्रिदेव उस पे अटैक करेंगे। तीनों की पीएच कितनी होती है? बाइल की पीएच होती है 8 से 9 यानी एल्कलाइन, पैंक्रेटिक जूस की होती है 8 से 9 यानी एल्कलाइन, और सक्कस एंटेरिकस की होती है 8 से 9 यानी एल्कलाइन। बिल्कुल याद रखिएगा, चलेगा। तीनों की पीएच होती है 8 से 9 यानी एल्कलाइन होती है। हमेशा कंसेप्ट याद रखेगा, ये तीनों एल्कलाइन चीजें इस एसिडिक काइम पे अटैक करेगी और इसे न्यूट्रलाइज कर देगी। इसकी वजह से ये डियोडिनम में कहीं पे भी डैमेज नहीं कर पाएगा और तीनों अल्सर नहीं होंगे। अब अल्सर कब होंगे बेटा जी? याद रखेगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज कितने टाइप की होती है? पेप्टिक अल्सर में कौन कौन से अल्सर शामिल किए गए हैं? पेप्टिक अल्सर डिजीज में 3 अल्सर शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है ईसोफेजियल अल्सर। अरे ये नई चीज नहीं है, जड़ का ही दूसरा नाम क्या होता है? ईसोफेजियल अल्सर होता है। जड़ को ईसोफेजियल अल्सर कहा जाता है। अगर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर काम नहीं करेगा तो HCl का रिगर्जिटेशन हो जाएगा और ईसोफेगस डैमेज हो जाएगी, ईसोफेजियल अल्सर। दूसरा देखिएगा, अगर स्टमक का म्यूकस गायब हो जाएगा तो HCl स्टमक की म्यूकोजा को डैमेज कर देगा और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। जी हाँ, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। और तीसरा, अगर जबरदस्त मात्रा में HCl पैदा होगा, अगर यहाँ भयंकर मात्रा में HCl पैदा हो गया, HCl यहाँ जनरेट हो गया, अगर यहाँ पे कौन पैदा हुआ? HCl इतना भारी मात्रा में पैदा हुआ, ये नीचे गया, ये तीनों मिलके भी उसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और डियोडिनल अल्सर हो जाएगा। तीसरा होता है डियर डियोडिनल अल्सर। ये किसकी वजह से होता है? इनकॉम्पिटेंस ऑफ एलियस, इनकॉम्पिटेंस ऑफ एलियस की वजह से होता है बेटा जी। दूसरा वाला किस वजह से होता है? गैस्ट्रिक अल्सर किस वजह से होता है? जवाब आएगा गैस्ट्रिक अल्सर होता है डेफिशिएंसी ऑफ म्यूकस, डेफिशिएंसी ऑफ म्यूकस की वजह से होता है। और डियोडिनल अल्सर किसकी वजह से होता है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl, हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl की वजह से होता है। सबसे ज्यादा कौन सा अल्सर होता है? डियोडिनल अल्सर होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा अल्सर होता है बेटा जी? मोस्ट कॉमन अल्सर होता है डियोडिनल अल्सर। मोस्ट कॉमन अल्सर क्या होता है डियर? थैंक यू बेटा जी, शर्मा जी, ऋतिक शर्मा जी, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन अल्सर होता है डियोडिनल अल्सर। ये वाला अल्सर मोस्ट कॉमन होता है। इस वाले अल्सर में क्या होगा? हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl होगा। कहां होता है मोस्ट कॉमन अल्सर? तो जवाब निकल के आएगा, ये डियोडिनम होता है। क्लियर है? ये कहलाती है D1, ये जगह होती है D2, ये जगह होती है D3 और लास्ट का छोटा सा एरिया होता है D4। मोस्ट कॉमन साइट होती है D1, इस जगह पे सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर डिजीज पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कोज बताइएगा, मोस्ट कॉमन कोज बताइएगा, आपका जवाब होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, H पाइलोराई बैक्टीरिया। जी हाँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई मोस्ट कॉमन कोज होगा, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? H पाइलोराई कहते हैं। बेटा जी इसका पुराना नाम भी आ सकता है। इसे पुराना किस नाम से बुलाया जाता था? इस नाम से बुलाया जाता था कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोराई, कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोराई, कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोराई के नाम से बुलाया जाता था। ये पॉइंट याद रखेगा। ओके डियर, बिल्कुल। इसके पास कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसके पास यूरिएज एंजाइम पाया जाता है। इसके पास बेटा जी यूरिएज एंजाइम होता है। बिल्कुल सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके पास यूरिएज एंजाइम पाया जाता है। चलेगा, बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। अगर क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो वही बेटा जी सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? एब्डोमिनल पेन। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, जिसकी जर्निंग नेचर कैसी होगी? सर बर्निंग नेचर का होगा। लोकेशन क्या होगी? एपिगैस्ट्रिक होगी। देखिएगा, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और एक होता है डियोडिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर एंड डियोडिनल अल्सर आफ्टर फूड, अगर खाना खाने के बाद दर्द होता है। जी हाँ, आफ्टर फूड, कितनी देर? खाना खाने के 30 मिनट्स, खाना खाने के 30 मिनट बाद में दर्द होता है, तो कौन सा अल्सर होगा? गैस्ट्रिक अल्सर होगा। और खाना खाने के बेटा जी आफ्टर फूड, खाना खाने के 3 घंटे बाद दर्द होता है। खाना खाने के 3 घंटे बाद दर्द होता है। 3 घंटे बाद का मतलब क्या होगा? कि स्टमक खाली हो गया है।
3 घंटे का मतलब होगा स्टमक खाली हो गया है। अगर एम्प्टी स्टमक दर्द होता है, खाना खाने के 30 मिनट बाद में दर्द हो रहा है, यानी एचसीएल अपने पीक पे चला गया है, एचसीएल चोटी पे आ गया है, उस वजह से होने वाला अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर होगा। और खाना खाने के 3 घंटे बाद यानी सारा का सारा खाना स्टमक से चला गया है और तब दर्द होता है, तो वो कौन सा दर्द होता है बेटा जी? डियोडिनल अल्सर का दर्द होता है। ये दिन में होता है बेटा जी, याद रखना, ये डे टाइम में होता है। और ये कब होता है? ये नाइट टाइम में होता है, नॉक्टर्नल पेन होता है। अगर रात को पेशेंट को अल्सर की वजह से 2-3 बार उठना पड़ता है तो वो डियोडिनल अल्सर होता है। और अगर दिन में उसको बार बार खाना खाने की वजह से दर्द होता है, बिल्कुल खाना खाने के बाद दर्द तो गैस्ट्रिक अल्सर, और भूखे पेट दर्द, एम्प्टी स्टमक दर्द, या खाना खाने के 3 घंटे बाद दर्द, तो वो कौन सा दर्द होगा? डियोडिनल पेन होगा बेटा जी, हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल चलेगा, शाबाश, इस चीज के लिए कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं इससे, डियोडिनल अल्सर से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। और उस कॉम्प्लिकेशंस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या क्वेश्चन है देखिएगा? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट, नर्स एक क्लाइंट की केयर कर रही है विद पेप्टिक अल्सर, एक पेप्टिक अल्सर के क्लाइंट की केयर कर रही है। इन असेसिंग द क्लाइंट फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, क्या बात है, पेशेंट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। अल्सर अगर डीप से डीप चला गया तो पूरी दीवार में आर पार छेद कर देगा, परफोरेशन कर देगा। द नर्स डिटरमाइंड दैट विच शुड बी मॉनिटर, अगर परफोरेशन है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, कौन सी चीज इंडिकेट करेगी कि परफोरेशन हो गया है? जवाब आने दीजिएगा, कौन सी चीज बताएगी कि परफोरेशन हो गया है? चलिएगा फटाफट जवाब आने दीजिएगा। स्लो स्ट्रॉन्ग पल्स, इंक्रीज इन बाउल मूवमेंट, पॉजिटिव क्वैग स्टूल टेस्ट एंड सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन। फटाफट बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। स्लो स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, पेशेंट की स्लो स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, बावल साउंड बढ़ जाएगी, पॉजिटिव क्वाइक स्टूल टेस्ट होगा, या सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, बिल्कुल सही चले गए आप। द राइट आंसर इज दी, द राइट आंसर इज दी। ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई भी ऑर्गन परफोरेट होता है, अगर जीआईटी में कहीं पे भी परफोरेशन होता है बेटा जी, याद रखेगा, अगर जीआईटी में परफोरेशन हो रहा है तो दो चीज मिलेगी आपको, सीवियर पेन, पहली चीज तो होगी सीवियर पेन, और दूसरी चीज होगी फीवर विद चिल्स। दूसरी चीज होगी बेटा जी फीवर विद चिल्स, सीवियर पेन होगा और फीवर विद चिल्स होगा। अब गजब सा कंसेप्ट सुनिएगा, अगर अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, अगर अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, या पेशेंट किसका है, कोलीलिथियसिस का, अगर अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है या कोलीलिथियसिस का पेशेंट है और उसकी वजह से रप्चर हो गया, अगर गॉल ब्लैडर रप्चर हो गई है या अपेंडिक्स रप्चर हो गई है, तो पहला सिम्टम क्या होगा? पहला सिम्टम होगा डिसअपियरेंस ऑफ पेन, वहां पेन गायब हो जाता है बेटा जी, पेन होता नहीं है। इन दो बीमारियों में पेन डिसअपियर हो जाता है। बाकी सभी जीआईटी डिजीज में, जीआईटी परफोरेट होने पे सीवियर पेन होता है। बिल्कुल सही कहा, सीवियर वेन विद फीवर एंड चिल्स। दो डिजीज इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है। पहला होता है अपेंडिसाइटिस, दूसरा होता है कोलीलिथियसिस। इनमें अगर रप्चर हो जाता है अपेंडिक्स में या गॉल ब्लैडर में, तो डिसअपियरेंस पेन हो जाएगा बेटा जी, पेन गायब हो जाएगा। सर थर्ड वाला ऑप्शन एक्सप्लेन बिल्कुल कर रहे हैं अरुण कुमार जी। और साथ ही साथ पेशेंट को क्या होगा, फीवर विद चिल्स भी होगा। फीवर विद चिल्स तो होगा ही होगा क्योंकि रप्चर हुआ है, फीवर विद चिल्स तो होगा, लेकिन पेन गायब हो जाएगा। सर पेन क्यों गायब हो जाएगा बेटा जी? अपेंडिसाइटिस का दर्द क्यों होता है? क्योंकि अपेंडिक्स का रास्ता ब्लॉक हो गया है, अपेंडिक्स में फ्लूइड भर गया है, अपेंडिक्स में जबरदस्त प्रेशर बढ़ गया है, अपेंडिक्स का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया अंदर का। और अब जब अपेंडिक्स रप्चर होगी तो सारा माल मसाला कहां चला जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी में गिर जाएगा, यानी अपेंडिक्स खाली हो जाएगी, वही डम डम डी का। इसलिए दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए पेन हो रहा था। और जैसे ही फटेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी पेन भी कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो पेन भी कम हो जाएगा बेटा जी, याद रखेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद रीअपियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखेगा, डिसअपियरेंस ऑफ पेन, फीवर विद चिल्स, और साथ ही साथ मेंशन कीजिएगा आफ्टर सम टाइम रीअपियरेंस ऑफ पेन। कुछ समय के बाद पेन वापस लौट के आ जाएगा, कुछ समय बाद पेन की क्या हो जाएगी? रीअपियरेंस हो जाएगी। ये कंसेप्ट भी बेटा जी फोकस कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं रश्मि जी, काफी देर के बाद पेन दोबारा लौट के आ जाएगा। अब देखिएगा बेटा जी, ऐसे ही गॉल ब्लैडर में होगा कि अगर गॉल ब्लैडर है और स्टोन इसकी नेक में अटक गया है, इतना प्रेशर बाइल भरा हुआ है कि हद से ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, रप्चर होगा तो बाइल बाहर चला जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और पेन भी कम हो जाएगा। माना टिश्यू डैमेज है तो थोड़ी देर के बाद वापस लौट के आ जाएगा। अब बहुत गौर से देखिएगा, अगर जीआईटी में कोई भी ऑर्गन रप्चर करता है, अगर जीआईटी में परफोरेशन होता है कहीं पे भी, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी? पहली चीज उसकी वजह से हो जाएगा पेरिटोनाइटिस। पहली चीज उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जीआईटी का जो फ्लूइड है, जीआईटी का जो फ्लूइड है वो लीक कर गया है, उसने क्या कर दिया है? पेरिटोनाइटिस कर दी है। जीआईटी की जो एयर होती है वो भी लीक कर जाती है पेरिटोनियम में, और वो कर देती है न्यूमोपेरिटोनियम, वो कर देती है बेटा जी न्यूमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियल स्पेस में एयर भर देती है। कैसे पता चलेगा कि सर पेरिटोनाइटिस हो गई है या न्यूमोपेरिटोनियम? रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, इस बोर्ड के जितना हार्ड एब्डोमेन, याद रखेगा, इस बोर्ड के जितना धम 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 धम, इस बोर्ड के जितना इतना हार्ड एब्डोमेन किस
किसको इंडिकेट करता है? पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट करता है। और न्यूमोपेरिटेनियम होगा तो क्या होगा? राइट शोल्डर पेन। राइट शोल्डर में पेन होने लग जाएगा। क्यों होगा राइट शोल्डर में पेन? क्योंकि न्यूमोपेरिटोनियम में क्या होगा बेटा? जीआईटी की एयर लीक कर जाएगी। फाइनली इस वालों को भी इंक्लूड किया है, बिल्कुल चलेगा। 19 सितंबर रिजल्ट, 29 सितंबर, बिल्कुल भैया जी अभी लुकआउट करते हैं, डाल दी थी, चलेगा बेटा जी, वो 1 साल पहले ही डाली गई थी। ओके डियर कृतिका दीक्षित जी, अभी इसको लुकआउट करते हैं, अभी हमारे पास में आया नहीं है, अभी हमारे पास में आया नहीं है बेटा जी, याद रखिएगा जैसे ही आएगा तो हम इसको पूरा लुकआउट करके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू के स्टीवर्ट, थैंक यू बेटा जी। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड। सर जब बहुत ज्यादा सेलाइवेशन फ्रॉम माउथ हो तो क्या किया जाए? ऐसा करो भैया, एक एंटी हिस्टामिन ड्रग ले लो, अगर बहुत ज्यादा आ रही है एंटी हिस्टामिन ले लो, सिट्रिजिन ले लो, लिवोसिट्रिजिन ले लो, या फिर क्या ले लो, क्लोरफेनिरामिन मेलेट ले लीजिएगा, सीपीएम ले लीजिएगा। आप कहेंगे कि सर मुझे पानी दो, मेरा गला सूख गया है। ओके डियर, याद रखिएगा एयर जाएगी, राइट हेमिडाइफ्राम को इरिटेट करेगी, प्रेनिकल राइट हेमिडाइफ्राम के साथ राइट शोल्डर से भी मैसेज लेके जाती है, तो राइट शोल्डर में भी पेन होगा बेटा जी, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। रिजिड एब्डोमेन, राइट शोल्डर पेन, ये इसको इंडिकेट करता है। ओके डियर, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था? अगर कोई पेरिटोनाइटिस होगा, इधर देखिएगा, अगर रप्चर होगा, अगर जीआईटी परफोरेशन होगी तो क्या होगा सर? ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल सही कहा, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होगी तो क्या होता है? ब्लीडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीपनिया। जब भी बॉडी में ब्लीडिंग होती है हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी तो टैकीपनिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो टैकीकार्डिया, और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इसका मतलब हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इसका मतलब हाइपोटेंशन हो जाएगा। और पल्स कैसी हो जाएगी? पल्स हो जाएगी वीक थ्रेडी पल्स, वीक थ्रेडी पल्स हो जाएगी बेटा जी, पल्स बहुत वीक हो जाएगी, फील ही नहीं होगी, पतले धागे जैसी पल्स, थोड़ी सी उसमें थ्रिल आएगा बेटा जी, थोड़ी सी जंप करेगी। अब देखिएगा बेटा जी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी परफोरेशन होगा तो स्लो पल्स आएगी, सही है, स्लो पल्स नहीं आएगी, रैपिड पल्स आएगी। पल्स हो जाएगी बेटा जी, रैपिड पल्स हो जाएगी, स्लो पल्स नहीं होगी, थ्रेडी पल्स हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है? इंक्रीज इन बाउल साउंड नहीं होती बेटा जी, बावल साउंड कम हो जाती है, बावल साउंड डिक्रीज हो जाती है, हमेशा याद रखेगा। क्या? हाइपो एक्टिव बावल साउंड हो जाती है। जब भी जीआईटी का कोई ऑर्गन प्रभावित होता है तो हाइपो एक्टिव बावल साउंड हो जाती है। पॉजिटिव ग्वाइक स्टूल टेस्ट ये देखने को मिलता है कोलन कैंसर में, कोलन कैंसर में देखने को मिलता है। एक बच्चे ने कहा कि सर तीसरे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर देना। ग्वाइक टेस्ट क्या होता है बेटा जी? देखिएगा जीआईटी में होने वाली ब्लीडिंग बहुत टाइप की होती है। अगर ओरल रूट से हो रही है, अगर ब्लीडिंग ओरल रूट से हो रही है तो हिमेट इमेसिस, ब्लड की उल्टी होना, खून की उल्टी होना, हिमेस इमेसिस कहलाता है। और याद रखेगा अगर लोअर रूट से हो रही है, लोअर रूट से हो रही है तो देखिएगा बेटा जी कौन कौन सी होगी। सबसे पहला अपर जीआईटी से आएगी तो काला डामर जैसा स्टूल निकलना, मेलेना कहलाएगा। बिल्कुल फ्रेश ब्लड आना स्टूल में क्या कहलाएगा? हिमेटोचेजिया कहलाएगा। इसका भी क्वेश्चन आगे आएगा तो क्लियर कर देंगे। ब्लैक टारिड स्टूल, डामर जैसा स्टूल निकलना मेलेना होगा, फ्रेश ब्लड का बाहर आना स्टूल के साथ हिमेटोचेजिया होगा। और एक ब्लीडिंग की फॉर्म होगी जिसे कहा जाएगा ओकल्ट ब्लड स्टूल, ओकल्ट ब्लड स्टूल बेटा जी, उसे ओकल्ट ब्लड स्टूल कहा जाएगा। इसी प्रकार देखेगा जीआईटी से अपर रूट से भी बेटा जी दो फॉर्म में हो सकती है। अगर और वोमिटिंग हुई तो हिमेटिमेसिस, और एक रूट और हो सकता है जिसे कहा जाता है ओकल्ट ब्लड इमेसिस, दैट इज नोन एज ओकल्ट ब्लड इमेसिस। ओकल्ट ब्लड कहीं भी किसी भी सीक्रेशन में हो सकता है, स्टूल ने ठेका नहीं ले रखा बेटा जी ओकल्ट ब्लड का, ओकल्ट ब्लड कहीं पे भी हो सकता है। ओकल्ट ब्लड का मतलब क्या होता है? सिंपल इंग्लिश का वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करता है। ओकल्ट का मतलब होता है बेटा जी हिडन, हिडन। अगर ब्लड आप नंगी आंखों से देखोगे तो नजर नहीं आएगा, किसमें छुपा हुआ ब्लड? वॉमिटिंग में। वॉमिटिंग में इतना माइन्यूट ब्लड आ रहा है, इतना थोड़ा ब्लड आ रहा है कि आपको देखने से पता ही नहीं चलता ब्लड छुपा हुआ है, याद रखेगा। तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे कहा जाएगा, मेरे फ्रेंड को बोला हो बेचारे का ने आपकी क्लास ज्वाइन करवाई, थैंक यू बिट्टू चौधरी, थैंक यू बेटा जी, बिल्कुल भला होगा उनका, चलेगा। तो बेटा जी हिडन ब्लड अगर आता है उल्टी में तो उसे ओकल्ट ब्लड इमेसिस कहते हैं। और अगर हिडन ब्लड किसमें आ रहा है? हिडन ब्लड आ रहा है स्टूल में तो उसे ओकल्ट ब्लड स्टूल कहा जाता है। ये कंसेप्ट याद रखेगा। ओकल्ट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। और इसका पता लगाने के लिए सर नंगी आंखों से तो पता नहीं चलेगा, नेक्ड आई से आप वोमिटिंग को देख लीजिएगा। ये लीजिए, ये किडनी ट्रे है, किडनी ट्रे में आप वोमिट को देखिएगा, पता नहीं चलेगा। ये पेशेंट का स्टूल है, उसमें भी पता नहीं चलेगा नेक्ड आई से, तो कैसे पता चलेगा? दैट टेस्ट इज नोन एज गुआइक टेस्ट। गुआइक टेस्ट किया जाएगा बेटा जी, हमेशा याद रखेगा। गुआइक स्ट्रिप्स होगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्ट्रिप पे इस वोमिटिंग को डाला जाएगा, स्टूप पे स्टूल के पार्टिकल्स को डाला जाएगा, और अगर उसमें ब्लड होगा तो ये स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाएगा। दिस टेस्ट इज नोन एज गुआइक टेस्ट। और टेस्ट याद रखेगा बेटा जी, जहां कहीं भी ओकल्ट वर्ड आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सी बीमारी से लेना देना है? कैंसर से लेना देना है, कैंसर से लेना देना है। अगर ओकल्ट ब्लड इमेसिस आ रही है इसका मतलब पेशेंट को इसोफेजियल कैंसर हो सकता है, पेशेंट को गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज याद रखेगा
वोमिटिंग में तो कम केसेस में आता है, सबसे ज्यादा स्टूल में आता है। इसका मतलब पेशेंट को क्या है, कोलन कैंसर है। कोलन कैंसर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ओकल्ट ब्लड स्टूल। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा जी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन। बिल्कुल सही कहा, जब भी परफोरेशन होगा तो सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा बेटा जी, पानी पी लिया जाए तब तक रीड आउट कीजिएगा। चलेगा, शाबाश भैया जी, वेरी गुड। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। The nurse is providing instruction to a client with peptic ulcer disease about symptom management। एक पेशेंट में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, उन सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जाए। सुनिएगा, पेशेंट कौन सा है सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेशेंट है, पीयूडी का पेशेंट है। उसके सिम्टम्स आप जानते हैं कि मैंने बताया कि पेशेंट में एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकती है। चलेगा, ये सारे सिम्टम्स होंगे। अब देखिएगा, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स दे आर लर्निंग अबाउट डिजीज। क्लाइंट का कौन सा इंसिडेंस, कौन सा स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि वो डिजीज को जान रहे हैं, इसका मतलब सही स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, बीमारी को जान रहे हैं, इसका मतलब सही स्टेटमेंट दे रहे हैं। फटाफट बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, आई शुड ईट ए स्नेक एट बेड टाइम, कि बेड टाइम पे मेरे को स्नेक लेना चाहिए। दूसरा, आई कैन टेक एस्प्रिन टू रिलीव गैस्ट्रिक पेन, मैं गैस्ट्रिक पेन को दूर करने के लिए एस्प्रिन ले सकती हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट आई ईट स्लोली एंड च्यू माई फूड थोरोली, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं धीरे धीरे खाऊं, धीरे धीरे खाऊं और पूरा चबा चबा के खाऊं। और अगला क्या कहा जा रहा है, आई शुड टेक माई एंटासिड एंड फेमोटिडीन एट द सेम टाइम, कि मैं अपनी एंटासिड और फेमोटिडीन को एक साथ एक ही टाइम पे ले लूं। चलेगा, राइट आंसर दीजिएगा कि ए होगा, बी होगा या सी होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। बेटा जी, एक अजय सर की अगर आपने परसों की क्लास ली है तो आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। हंजाराम चौधरी साहब, अगर आपने अजय सर की फार्मा की क्लास ली थी और अजय सर ने 3 बार उस वीडियो लेक्चर में अजय सर ने एक लाइन 3 बार बोली थी, अगर वो लाइन आपने नोट की है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर इज थर्ड, राइट आंसर 3 होगा, राइट आंसर 3 होगा बेटा जी। चलेगा, राइट आंसर 3 होगा। देखिएगा क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में 3 अल्सर शामिल होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है इसोफेजियल अल्सर या जड़, दूसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर और तीसरा होता है डिओडिनल अल्सर। जड़ भी बेटा जी किसमें शामिल होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज में शामिल होता है। क्या जड़ के पेशेंट को बेड टाइम पे खाने की सलाह देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं देते ना जड़ के पेशेंट को और किसी भी अल्सर को। अरे भैया, आप तो बात कर रहे हैं बीमारी की, मैं क्या कह रहा हूं, याद रखेगा, कभी भी सोते खाना खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए। आपके लास्ट मील के बीच में और आपके रिटायरिंग के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। देयर शुड बी ए गैप ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स बिटवीन योर लास्ट मील एंड योर बेड टाइम और योर रिटायरिंग टाइम। 2 घंटे के गैप के साथ सोना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। चलेगा, वेरी गुड। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, आई कैन टेक एस्प्रिन, अरे मैंने क्या कहा था आपको, ड्रग्स बताई थी 14 तारीख वाले खाने के साथ में, वैलेंटाइन डे के साथ आपको मेडिसिन भी बताई थी, ए बी सी डी एम एन पी टी, एंटीकोलिनर्जिक, आपके साथ एंटीकोगुलेंट, दूसरा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइजिपाम, मोरफिन, नाइट्रोग्लिसरीन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एटमोस्ट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन तो मरते दम तक नहीं देनी है ऐसे पेशेंट को। एस्प्रिन देंगे तो एचसीएल और ज्यादा रिलीज होगा, और ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस होगा, कंडीशन सीवियर हो जाएगी। अगला देखिएगा, आई कैन टेक एंटासिड, बिल्कुल सही कहा। और फेमोटिडीन क्या होती है बेटा जी, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। फेमोटिडीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। 3 तरह की मेडिसिन होती है। देखिएगा, देयर आर 3 ड्रग्स, याद रखिएगा बेटा जी। एचसीएल के अगेंस्ट काम करने के लिए, एचसीएल को डैमेज करने के लिए 3 तरह की ड्रग होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट वन इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, दूसरी होती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और तीसरी होती है एंटासिड। कैसे काम करती है देखिएगा, तीनों दवाइयों का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये हमारा होगा स्टमक, ये स्टमक की वॉल होगी बेटा जी, और यहाँ कौन सी सेल पाई जाएगी सर, यहाँ पैराइटल सेल होगी, यहाँ पैराइटल सेल होगी जिसमें एचसीएल बनेगा। चलेगा, थोड़ा पैराइटल सेल के भी दर्शन कर लेते हैं और पैराइटल सेल को थोड़ा जूम कर देते हैं। ये पैराइटल सेल है बेटा जी, दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है सर। अब देखिएगा बेटा जी, बाहर की तरफ कौन सा पॉजिटिव आयन पाया जाता है सर, पोटेशियम बाहर जाया जाता है, और सॉरी पोटेशियम सेल के अंदर होगा और सोडियम बाहर होगा। पोटेशियम पाया जाएगा इंट्रासेलुलर स्पेस में, और H+ को आप किस नाम से जानते हैं सर, H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है, बिल्कुल बेटा जी। हाइड्रोजन आयन बोले तो बोलिए, या फिर प्रोटॉन में भी क्या होता है, प्रोटॉन में भी बेटा जी हाइड्रोजन आयन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लात मार के भगा दिया, पीछे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बचा, यानी प्रोटॉन बचा है। H+ का मतलब प्रोटॉन हो गया, पोटेशियम हो गया। यहाँ और कौन मौजूद है अंदर सर, अंदर क्लोराइड मौजूद है। ये दुल्हन है जो दूल्हे का वेट कर रही है, ये दुल्हन है जो दूल्हे का वेट कर रही है, लेकिन दूल्हा ये नहीं है, दूल्हा तो दीवार के उस साइड में, ये गलत दूल्हा है, वो राइट
हाइट दूल्हा है तो क्या किया जाएगा, यहाँ एक पंप लगाया जाएगा, यहाँ एक फैन लगाया जाएगा, पंप लगाया जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा सीन बेटा जी, देखिएगा ये सीन होगा, इस दूल्हे को, इस नकली दूल्हे को इस साइड में बिठा दिया जाएगा, सर बिठा दिया गया है, और इस सही दूल्हे को H प्लस को इस साइड में बिठा दिया जाएगा, सर बिल्कुल बिठा दिया गया है। और ये करने के बाद क्या किया जाएगा, इस पंप को गोल गोल घुमा दिया जाएगा, इस पंप को गोल गोल घुमा दिया जाएगा, चलेगा, इस पंप को गोल घुमा देते हैं, ये लीजिए, इस पंप को गोल घुमा दिया, क्या हो गया गोल घुमाने से, सर गोल घुमाने से ये सीन क्रिएट हो गया, गोल घुमाने से ये हो गया कि पोटेशियम तो कहां चला गया, पोटेशियम तो बाहर चला गया और अंदर कौन आ गया है, H प्लस आ गया। जैसे ही पंप को घुमाया तो ये सीन क्रिएट हो गया, बाहर तो चला गया हमारा पोटेशियम और अंदर आ गया हमारा H प्लस। अब ये दूल्हा किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस दुल्हन के साथ, और HCl बन जाएगा। इस तरह HCl का फॉर्मेशन होता है बेटा जी, हमेशा याद रखिएगा, चलेगा। H प्लस का इस प्रकार सिंथेसिस होता है। इस पंप को क्या कहते हैं, जिस पंप ने घुमाया, ये पंप HCl और पोटेशियम को घुमा रहा है, इस पंप को कहते हैं प्रोटोन पोटेशियम पंप। इस पंप को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटोन पोटेशियम पंप। सर इतना बड़ा नाम कंफ्यूज करता है, चलो कोई नहीं, नाम इतना कंफ्यूज करता है तो छोटा कर दो, पोटेशियम को हटा दो बीच में से, सर हटा दिया। अब पंप का नाम क्या हुआ, सर प्रोटोन पंप नाम हो गया, शॉर्ट में अच्छा लग रहा है, नाम तो पूरा प्रोटोन पोटेशियम पंप होता है, लेकिन हम कामचोर होते हैं, पूरा नाम लेना नहीं चाहते, इसलिए प्रोटोन पंप नाम दे दिया। हम अगर ऐसी दवाई देते तो इस पंप को काम ना करने दे, उस दवाई को कहा जाएगा प्रोटोन पंप इनहिबिटर, PPI, शॉर्ट में PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। वो दवाई इस पंप को काम नहीं करने देगी, यानी दीवार के उस पार मौजूद दूल्हे को अंदर नहीं आने देगी और शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी यानी बैंड बाजा नहीं बजेगा भैया। बैंड बाजे को रोकने वाली दवाई कौन सी होती है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती है, हमेशा याद रखेगा, चलेगा। दूसरी दवाई के बारे में देख लेते हैं बेटा जी। अगर ये पैराइटल सेल है, एक बार HCl बन गया, एक बार HCl बन गया तो क्या होगा, देखिएगा इस पैराइटल सेल के ऊपर क्या होता है बेटा जी, इस पैराइटल सेल के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है, इस रिसेप्टर से आके कौन जुड़ता है, इस रिसेप्टर से आके हिस्टामिन जुड़ता है। जब इस रिसेप्टर से आके, दिस इज ए रिसेप्टर, ये एक रिसेप्टर होता है जिससे आगे जुड़ता है हिस्टामिन, हिस्टामिन जुड़ता है, इसलिए इस रिसेप्टर को कौन सा रिसेप्टर कहा जाएगा, H रिसेप्टर कहा जाएगा। H रिसेप्टर बॉडी में 4 होते हैं, H1, H2, H3 और H4, ये याद रखेगा। H2 रिसेप्टर कहलाता है पैराइटल सेल वाला। जब आके हिस्टामिन इस रिसेप्टर से जुड़ेगा तब इस जगह से कौन रिलीज होगा, तब बेटा जी याद रखेगा उस कंडीशन में पैराइटल सेल से HCl को रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसी मेडिसिन दे दें, अगर आप ऐसी मेडिसिन दे दें जो हिस्टामिन के आने से पहले ही, हिस्टामिन के आने से पहले ही भाग के इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, हिस्टामिन आके इससे जुड़े उससे पहले ही क्या हो, हिस्टामिन के आके इसके जुड़ने से पहले ही इस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दे, उस मेडिसिन को कौन सी मेडिसिन कहा जाएगा, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहा जाएगा। और ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेगी, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यहाँ कब्जा जमा लेगी, कब्जा कर लिया। अब अगर हिस्टामिन आके बोलेगा चल हट हट, मुझे HCl को रिलीज करवाना है, तो भी नहीं हटेगी और HCl जिंदगी में कभी रिलीज नहीं होगा। दिस ड्रग इज नोन एज H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर HCl बाहर निकल गया है स्टमक में तो कुछ ऐसी दवाई देंगे एंटासिड जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी बेटा जी। क्वेश्चन को फोकस कीजिएगा, कभी भी एंटासिड के साथ कभी भी नो अदर ड्रग, कोई भी दूसरी दवाई नहीं दी जाती। दुनिया की ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो एंटासिड के साथ दी जाती है। अरे एंटासिड आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई नेता है जिसके आसपास जनता नहीं जा सकती, जो अकेला आता है अकेला जाता है, उसके पास नॉर्मल पब्लिक नहीं जा सकती। सो द राइट आंसर इज सी राइट आंसर होगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ओके बेटा जी, आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम कल के सेशन में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा जी, मुलाकात करेंगे। चलेगा, ऐसा कीजिएगा, एक चीज आपके लिए जरूरी जानकारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आज 10 का 40 सेशन ऑफ रहेगा। आज 10 का 40 सेशन